नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सीटेट का हिंदी भाषा से शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अतः देखिए, हमारी कक्षा के बच्चे जो भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः क्या होना चाहिए? विकल्प दिया हुआ है। पहला, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। दूसरा, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा, भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। चौथा, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो देखिए, इसमें अनिवार्य शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, उनकी भाषा को जो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे की भाषा अलग अलग है, तो सभी बच्चे की भाषा को सभी शिक्षार्थियों को सीखना अनिवार्य है क्या? तो नहीं होता है ऐसा, है ना। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। तो देखिए, उनकी सभी बच्चे की सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। चौथा देखिए, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो ये शिक्षक के लिए भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अगर 10 बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं तो 10 बच्चों की जो भाषा को शिक्षक को जानना जरूरी नहीं होता है। देखिए, पहला देखते हैं, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। हाँ, तो ये करेक्ट आंसर है कि अगर हमारी कक्षा के बच्चे अगर भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब उनका जो मातृभाषा है वो अलग अलग है, तो प्रत्येक बच्चे के भाषा को जो है कक्षा में सम्मान देना चाहिए, और यही ऑप्शन में बोल रहा है। देखिए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? चारों विकल्प में से पहला विकल्प है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। दूसरा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तीसरा, बच्चों से पत्र लिखवाना। चौथा, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो देखिए, सबसे अच्छा उपयुक्त भाषा का आकलन किससे होगा? देखिए, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वा देने से भाषा आकलन सही तरीके से नहीं होगा, है ना। बच्चा जो है रट के उसको लिख सकता है, वो अपना स्वयं का उसमें विचार नहीं रहता है। बच्चों से पत्र लिखवाना, है ना। तो देखिए, बच्चों से पत्र लिखवाना ये भी भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका नहीं है। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, है ना, ये भी मतलब। लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन में देखें तो दूसरा ऑप्शन को देखिए कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। देखिए, चित्र वर्णन मतलब बच्चे को चित्र दिखा देंगे और उसके बाद जो है बच्चे को चित्र को देख के कुछ मौखिक या लिखित रूप में उस चित्र के संदर्भ में स्वयं से लिखने के लिए बोलेंगे। तो ये जो है भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका हो सकता है, और साथ साथ उस चित्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के अवसर देना, है ना, कि बच्चे से ये बोल सकते हैं कि तुम इस चित्र को देख के स्वयं से प्रश्न बनाओ। तो उससे क्या होता है, ये सबसे भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका यहाँ पे होगा। इन चारों विकल्पों में सबसे बेस्ट तरीका दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? देखिए, बच्चों की जो भाषा क्षमता है उसका आकलन कौन सा प्रश्न करेगा? पहला, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। तीसरा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। चौथा, आजकल आम का दाम कितना है। तो देखिए, भाषा क्षमता का सही आकलन किससे होगा? जिसमें बच्चे के विचार में क्या हो, बच्चे का जो स्वयं का विचार शामिल हो, है ना। सबसे अच्छा भाषा क्षमता का आकलन उन प्रश्नों के माध्यम से होता है जिसमें बच्चे को स्वयं से कुछ बोलने का अवसर मिले, स्वयं से कुछ अभिव्यक्त करने का अवसर मिले। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को क्या बोलते हैं? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, है ना, मुक्त अंत वाले प्रश्न। एक होता है बंद प्रश्न और मुक्त प्रश्न। तो देखिए,
अगर हम इसको देखते हैं तो भाषा क्षमता का सबसे सही आकलन कौन सा प्रश्न करता है, मुक्त अंत वाले प्रश्न करते हैं। तो देखिए लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, तो ये जो है किसके दाम नहीं बताए, ये जो है मुक्त नहीं है ना, कोई भी एक चीज़ होगा, तो ये देखिए ये गलत हो जाएगा, इससे भाषा क्षमता का सही आकलन नहीं होगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, तो ये भी इसमें बच्चे को जो है सोचने का अवसर नहीं मिल रहा है ना, स्वयं से जो है। अब देखिए तीसरा विकल्प को यदि देखें तो इसमें ये दिया है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। यहाँ पे बच्चे को सोचने, स्वयं से जो है सोचने का अवसर मिल रहा है ना, और प्रत्येक बच्चे का जो उत्तर है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चौथा देखते हैं, आजकल आम का दाम कितना है, तो ये भी बंद प्रश्न है, बंद उत्तर वाले प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए सबसे सही आकलन कौन से प्रश्न से होगा, विकल्प तीसरा से सही आकलन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। देखिए बाल साहित्य के चयन का आधार क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, पहला छोटी रचनाएं, दूसरा रोचक विषय वस्तु, तीसरा रंगीन चित्र, चौथा सरल जानकारी। तो देखिए बाल साहित्य का जो चयन का आधार क्या होता है, रोचक विषय वस्तु, जिसके माध्यम से बच्चे जो है बाल साहित्य को पढ़ने में रुचि लेते हैं, है ना। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, रोचक विषय वस्तु, क्योंकि रोचकता होगा तो बच्चे में क्या होगा, रुचि जागृत होगा उस बाल साहित्य को पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। देखिए बच्चों की जो भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, पहला प्रश्नों के उत्तर देना, दूसरा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तीसरा सूत्रलेख, चौथा लिखित परीक्षा। तो देखिए यहाँ पे भी आकलन है ना, तो देखिए अगर कोई भी चीज़ हो, चाहे भाषा आकलन हो चाहे अन्य आकलन की बात करें, सबसे अच्छा आकलन उसमें होता है जिसमें बच्चे के स्वयं के विचार व्यक्त होते हैं। ठीक है, जो बच्चा अपने से कुछ बात कह पाता है या अपना विचार सामने रख पाता है, उससे जो है सबसे अच्छा आकलन होता है, चाहे वो भाषा का आकलन हो चाहे अन्य विषय का आकलन हो। तो देखिए यहाँ पे भाषा के आकलन के संदर्भ में भी देखेंगे तो देखिए प्रश्नों के उत्तर देना पहला विकल्प है ना, दूसरा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो देखिए प्रश्नों के उत्तर तो रट के भी दे सकते हैं बच्चे, श्रुत लेखन में भी भाषा का जो है आकलन बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है, एक पक्ष का होता है दूसरे पक्ष का नहीं हो पाता है। लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा में भी आप लिखित कौशल का आकलन कर सकते हैं, लेकिन मौखिक का जो है आकलन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखिए सबसे प्रश्न पूछना, अगर विकल्प दूसरा को देखते हैं कि जब बच्चा प्रश्न कब पूछेगा, जब बच्चा स्वयं से कुछ अपने मन में सोचेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। तो देखिए और क्या दिया है, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, मतलब कोई सामग्री पढ़ा है उस पर अपना स्वयं का विचार व्यक्त करना। तो देखिए इसमें क्या है आ रहा है, बच्चे का स्वयं का अपना विचार आ रहा है, बच्चे को इसमें सोचने समझने का अवसर मिल रहा है, बच्चे को चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। तो देखिए सब भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। देखिए प्राथमिक स्तर पर बोला है, पहला बच्चों के साथ कविता गाना, दूसरा बच्चों को कहानी सुनाना, तीसरा बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, चौथा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो देखिए भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, देखिए केवल कविता गाना, बच्चों के साथ कविता गाना ये तो वो नहीं है ना, कविता। अब बच्चों को कहानी सुनाना है ना, कहानी सुनाने में भी एक ही पक्ष है। तीसरा बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, तो देखिए इसमें भी सारे पक्ष जो है नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो देखिए अगर सबसे इन चारों विकल्पों में देखें, सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। करेक्ट आंसर क्या होगा, विविध अवसर देना। अब इसमें कविता भी हो सकता है, कहानी भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम भी हो सकता है ना। तो इसमें जो है विविध मतलब अलग अलग भाषा के प्रयोग से संबंधित
जो कुछ भी गतिविधि हो सकती है वो सारे अवसर बच्चों को देना। तो ये भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे प्रारंभ से ही, देखिए बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, पहला एक भाषिक, दूसरा द्विभाषिक, तीसरा बहुभाषिक, चौथा भाषा में कमजोर। तो देखिए बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, है ना। वे जो है अलग अलग भाषा के सुन के अपने परिवेश में रहते हैं और वो जो भाषा सुनते हैं उसको ग्रहण करते जाते हैं। तो देखिए बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। देखिए पहला हिंदी होना चाहिए, दूसरा अंग्रेजी होना चाहिए, तीसरा उर्दू होना चाहिए, चौथा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर इसका बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ये NEP 2020 में भी ये बात कही गई है कि प्रारंभिक शिक्षा किस में होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। दूसरा, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। तीसरा, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। चौथा, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ही और ही, ये तीनों में ही शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब केवल एक ही से जो है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, अन्य माध्यमों से भाषा नहीं सीखते। इसका कहने का मतलब यही है, ही या ही जहाँ पे ही रहे या केवल रहे, है ना, वहाँ मतलब केवल उसी चीज़ से कोई चीज़ सीखा जाता है। तो देखिए केवल स्कूल से भाषा सीखते हैं ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। या अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। परिवार के अलावा भी अन्य जगहों से भाषा सीखा जाता है ना। अब देखिए स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर ये तो तीनों विकल्प हट ही जाएगा। और इसमें और एक विकल्प पहला को देखते हैं कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि बच्चे के पास अपनी मातृभाषा का बहुत सारा शब्दकोश रहता है ना। और अन्य भाषाओं के भी उनको कुछ कुछ शब्दों की जानकारी होती है। इसका मतलब है कि स्कूल आने से पूर्व ही बच्चे के पास अपना भाषा का पूंजी होता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। मतलब स्कूल आने से पूर्व ही बच्चे भाषा का प्रयोग करना जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है तो आप जो है किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। पहला, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। दूसरा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। तीसरा, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। चौथा, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, है ना। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो ये गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षा का, ये जरूरी नहीं है कि जो प्रसिद्ध लेखक है उनकी रचनाएं शामिल हो, है ना। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे हमारा उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जो है भाषा का प्रयोग सीख पाए, विविध संदर्भ में जो है भाषा का प्रयोग करना जान पाए। तो देखिए उसके लिए प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल होना अनिवार्य नहीं है। दूसरा देखिए तीसरा विकल्प को देखते हैं, दूसरा को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, है ना। तीसरा विकल्प को देखते हैं कि उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। तो देखिए केवल उपदेश वाले पाठ शामिल हो जरूरी नहीं है ना। चौथा को देखते हैं कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो देखिए कहानियाँ अधिक से अधिक तो शामिल होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ जरूरी नहीं है कि केवल कहानियाँ हो, है ना। अगर विकल्प दूसरा को देखते हैं तो क्या है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। तो देखिए अगर दूसरा और चौथा में देखें तो वैविध्यपूर्ण में कहानी भी शामिल हो सकता है ना। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, है ना। तो देखिए इसका मतलब है कि उस प्राथमिक स्तर के जो पाठ्य पुस्तक में उसमें कहानी भी हो, कविता भी हो, चित्रकथा भी हो, है ना, और चुटकुला भी हो। मतलब सारे जो हिंदी भाषा के विविधता लिए हुए
सारे चीज़ को उसमें शामिल होना चाहिए, किसमें, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में। इस बात का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।